नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम बात करेंगे कुछ दिल्ली के चुनावों की, कुछ महाकुंभ के जो दुखांतिका हुई है उसके बाद की घटनाओं की और अन्य कुछ राजनीतिक विषय। आज लोकसभा भी और राज्यसभा यानी संसद का भी आज बजट सत्र भी आरंभ हो गया और इन सभी विषयों पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट जी लखनऊ से और दिल्ली से अनुपम के सिंह। तो ये दिल्ली में बैठे हैं तो हम दिल्ली चुनाव की बात कर लेते हैं। भाई अनुपम जी, इस समय कौन सा जहर कौन पी रहा है? नीलकंठ कौन है? दिल्ली में अभी पूरी राजनीति एक तरीके से समझ लीजिए कि यमुना और जहर के इर्द गिर्द आकर हो गई है। लेकिन मैं शुरू करूंगा बात कहीं और से। एक शहर है चंडीगढ़ नाम का। तो आम आदमी पार्टी जो है वो चाह रही थी कि दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाते हैं, उसके बाद चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हो। और इसके लिए वहां जो मेयर थे कुलदीप, वो हाई कोर्ट तक पहुंच गए थे, क्योंकि इन्हें डर था कि आम आदमी पार्टी के पांव के नीचे से जमीन सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि देश के अन्य इलाकों में भी जहां जहां इनकी उपस्थिति है, वहां से भी फिसल रही है। तो होता क्या है, ये लोग हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं कि मेयर जो है हमारा कार्यकाल बढ़ाया जाए। ऑटोमेटिक है, कार्यकाल बढ़ाया जाएगा तो चुनाव जो है सो कि थोड़े देर से होंगे। अब 5 दिन के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा ही दिया जाता है और वो 5 दिन 29 तारीख को पूरा भी हो जाता है। फिर ये सोचते हैं कि अब क्या करें? उसके बाद ये किसी न किसी बहाने से सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं कि हमें पारदर्शिता चाहिए, हाथ उठा के मतदान हो, तरह-तरह की चीज़ों को लेकर, ताकि कोर्ट कोई अगली तारीख दे दे और तब तक दिल्ली का चुनाव हो जाए और उसके बाद जो है वहाँ पर चुनाव हो। क्योंकि इन्हें पता था कि वहाँ पर इनकी इतनी बुरी हार होने वाली है, उस कारण दिल्ली में जो है लोगों का मन जो है वो बदलेगा। तो इसमें आम आदमी पार्टी के वहाँ जो नेता थे, उन्हें पहले से ही पता था कि कांग्रेस जो है वो हमारा साथ नहीं देने जा रही है। और कांग्रेस पार्टी ने भी मन बना लिया था, जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस चल रहा है, वहाँ भी मन बना लिया था कि हमें जो है आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करना है। तो लोगों को लग रहा है जैसे कि एक ही चुनाव हुआ है चंडीगढ़ में सिर्फ मेयर का। मैं बता रहा हूँ 3 चुनाव हुए हैं। एक मेयर का हुआ है, एक सीनियर मेयर का हुआ है और एक सीनियर डिप्टी मेयर का हुआ है और एक सीधे डिप्टी मेयर का हुआ है। तो कांग्रेस ने सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर, ये दोनों पोस्ट तो आम आदमी पार्टी के वोट से ले लिया। लेकिन मेयर वाला जो पोस्ट था, वो आम आदमी पार्टी के हाथ से वो कांग्रेस ने एक तरीके से छीन लिया और उनके पार्षदों ने भाजपा को वोट दे दिया। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि कुछ आम आदमी पार्टी के भी पार्षद हैं, जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है और वो पाला बदलना चाहते हैं। तो इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अरविंद केजरीवाल को पता लग गया था कि मेयर चुनाव में उनकी हार होने वाली है और वो मुद्दा दिल्ली में भी छाएगा। तो इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए वो क्या करते हैं कि यमुना में जहर वाला मुद्दा, मतलब एक तरह से कह लीजिए कि आउट ऑफ नोवेयर उठाकर यहाँ पे ले आते हैं। अब देखिए जहर वाले में क्या होता है, चुनाव आयोग ने फिर इनको बोला कि आप हमें तथ्य दीजिए, सबूत दीजिए 11 कि बजे ये तक का टाइम था आज का। जी हाँ, ये जाके बोलते हैं कि अमोनिया की मात्रा 5 पीपीएम है, 6 पीपीएम है, 7 पीपीएम है, जबकि अमोनिया की वो जो होता है वो मात्रा ज़्यादा होने से जान नहीं जाती है, उससे स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है। लेकिन फिर चुनाव आयोग ने इन्हें स्पष्ट कह दिया है कि आप पानी में जहर होने और पानी में ये जो अमोनिया की मात्रा है वो ज़्यादा होने, दोनों को एक करके आप नहीं देख सकते हैं, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। अब इसमें 2-3 जो है सो कि चीज़ें हैं वो निकलती हैं। पहला ये कि अब दिल्ली में राहुल गांधी जो हैं, वो यमुना में नाव लेके उतर आए हैं। आज ही राहुल गांधी का एक वीडियो आया है, जैसे कंटेंट क्रिएटर्स जैसे कंटेंट बनाते हैं ना, पहले उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, फिर कास्टिंग तैयार की जाती है, फिर एक डायरेक्टर होता है, फिर कैमरा कहाँ-कहाँ सेट होगा, एंगल डिसाइड किया जाता है। तो राहुल गांधी जो है सो कि वैसे ही यमुना में वहाँ पर एक्टिविस्ट लोगों से बात कर रहे हैं और यमुना में लोगों को नहाते हुए दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद वो नाव पर घूमते हुए और बता रहे हैं कि कैसे केजरीवाल जी कहते थे कि हम इस यमुना में को नहाने लायक बना देंगे, लेकिन अभी देखिए इस यमुना की क्या स्थिति है। केजरीवाल ने तो ये भी कहा था कि अगर 2025 तक हमने यमुना साफ नहीं की तो मैं पद छोड़ दूंगा। हाँ, अब अब तो वो खैर क्या उनका कह पहले रहे ही हैं? छुड़वा दिया गया। हाँ, पद तो छोड़ दिया और जेल से भी होके आ गए। तो अब वो क्या कह रहे हैं?
अब कह रहे हैं कि मुझे तो जेल भेज दिया, इस कारण जो है सो कि काम रुक गए। ये बीच में जो कोरोना आ गया था 3 साल, इस कारण जो है काम रुक रुक गए। तो यानी वो कोरोना और जेल का बहाना बनाकर अब यमुना के मामले में बेनिफिट ऑफ डाउट एक तरीके से जनता का चाह रहे हैं। लेकिन इन्हें सबसे अच्छे तरीके से जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने घेर दिया है। और उनका भी इन्होंने जो फर्जी वीडियो बना के वायरल किया, एक अब चुनाव आयोग को ये लपेट रहे हैं। इन्हें पता है कि अब भाजपा और कांग्रेस पर हमला करना जो है सो कि वो पुरानी बात हो गई, तो अब इन्होंने सीधा राजीव राय जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं उनको लपेट लिया और उनको कह रहे हैं कि आप आके यहाँ का पानी पीजिए। तो वादा तो भाई आपने किया था ना कि आप जो है लोगों को स्वच्छ पानी, स्वच्छ जल है ये मुहैया कराएंगे, और अब आप ठीकरा फोड़ रहे हैं हरियाणा पर। ठीक वैसे ही जैसे आज से कुछ वर्ष पहले तक आप सारा ठीकरा फोड़ते थे पंजाब पर कि प्रदूषण जो है वो पंजाब से आ रहा है। अब पंजाब में आपकी सरकार हो गई, तो अब आप कह रहे हैं कि प्रदूषण जो है यूपी से आ रहा है। अब कल होके क्या होगा कि अगर यूपी में कांग्रेस की सरकार होगी, जो कि होने वाली नहीं है, या फिर यूपी कह से कैसे आ रहा है? आम आदमी पार्टी की सरकार मान लीजिए यूपी में होगी, मैं एक स्थिति बता रहा हूँ, तब ये कहेंगे कि प्रदूषण जो है वो आपको इजराइल से आ रहा है। पाकिस्तान का नाम ले नहीं सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में भी इनके मित्र लोगों की ही सरकार होती है, तब ये इजराइल बोलेंगे एक-एक करके। तो मुझे दिल्ली तो में ये ये समझाइए, इस पूरे जी, जी। ये जो सब तमाशा चल रहा है, क्या चूलें हिली हुई हैं क्या? ये नाटकबाजी जो हो रही है, ये ज्यादा, जो जिसको बोलते हैं ना, अति नाटक तभी करता है व्यक्ति जब थोड़ा सा कुछ उसे समस्या होती है, नहीं तो जो कॉन्फिडेंट होता है वो इस तरह की हरकतें नहीं करता। क्या लग रहा है आपको, दिल्ली में चूलें हिली हुई हैं क्या आम आदमी पार्टी की? दिल्ली में 2 वजह से इनकी चूलें हिली हुई हैं, और हिली ही नहीं हुई हैं बल्कि एक तरह से लगातार हिल रही है समझ लीजिए, और उसी चक्कर में सब कुछ कर रहे हैं। एक तो ऑटो वालों के लिए जो योजना लेकर आए हैं, उसके कारण, भाजपा जो वादे किए हैं उसके कारण। दूसरा, झुग्गी-झोपड़ी वालों के लिए भाजपा ने जो वादे किए हैं उसके कारण। तो अब और भाजपा ने, अमित शाह ने ये 3-3 जो संकल्प पत्र आया है, और अमित शाह ने स्पष्ट कह दिया है कि जो पहले से सब्सिडी वाली योजनाएँ चल रही है, वो हम लागू रखेंगे। उसके अलावा हम क्या दे सकते हैं, ये हम बता रहे हैं, जो अभी चल रही है उसको नहीं हटाएँगे। और कोई भी सरकार जो है हटाने का रिस्क नहीं ले सकती है। चुनाव से पहले ही अगर कह देगी कि हम हटा देंगे, तो पब्लिक जो है वो वोट नहीं देगी। जहाँ पर समझ लीजिए हमने देखा ना महाकुंभ में ₹10 ₹20 बचाने के लिए लोग अपनी जान तक दे देते हैं। और यहाँ तो 2000, 3000 और 5000 बचाने की बात है। तो गरीबों की इसी मानसिकता का अरविंद केजरीवाल अब तक फ़ायदा उठाते रहे हैं, और अब इन्हीं की पिच पर आकर भाजपा जो है खेलने लगी है कि आप फ्रीबीज़ दोगे, ठीक है, चलो हम भी ऐलान करते हैं कि हम भी क्या-क्या देंगे, क्या-क्या नहीं देंगे। तो भाजपा ने इन्हीं की पिच पर आकर इन्हीं को घेरना जो है और बहुत अच्छे तरीके से शुरू कर दिया, और पहली बार ऐसा हो रहा है। इन्हें लगता था कि फ्रीबीज़ वाले पिच पे भाजपा जो है वो कभी नहीं आएगी। इन्हें पता ही नहीं है कि मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में एक तरीके से भाजपा ने महिलाओं के लिए कुछ ऐसी ही योजनाएँ लाकर और वहाँ पर जीत दर्ज की है। तो पहली बार बीजेपी इनको इन्हीं की पिच पर घेर रही है, इस कारण इनके नीचे की ज़मीन जो है वो लगातार हिल रही है। दूसरी बात, कांग्रेस के साथ जो डील ये करने वाले थे, वो डील नहीं हो पाई। 1 सप्ताह तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच पर्दे के पीछे से पूरा मंथन चला है कि कैसे हम जो है सो कि कांग्रेस पार्टी पर्दे के पीछे से समर्थन दे दे आम आदमी पार्टी को। लेकिन कांग्रेस वालों ने इनकी डील ये मानी नहीं, और इसमें कांग्रेस के जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं अधिकतर, उनका योगदान है। उन्होंने आलाकमान से कह दिया कि बात बिगड़ जाएगी, दिल्ली में आप अपना अस्तित्व ही खो दोगे, अगर आप आम आदमी पार्टी का फिर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हो तो मजबूरी में अब राहुल गांधी को भी इनके खिलाफ उतरना पड़ा। तो वो जो डील नहीं हुई है, उसकी हताशा अरविंद केजरीवाल को अलग से है। दूसरी, मनीष सिसोदिया को आप बहुत ज़्यादा सीटों पर चुनाव प्रचार करते हुए नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया वहाँ पे सिख और मुस्लिम बहुल इलाका होने के बावजूद जंगपुरा से अरविंद केजरीवाल से अधिक वोटों से जीत दर्ज करना चाह रहे हैं। ये एक नई कॉम्पिटिशन वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। नई दिल्ली, कालकाजी और जंगपुरा, इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में आपके जो 3 कैंडिडेट हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अतीशी, इन तीनों के बीच प्रतियोगिता चल रही है कि अरविंद केजरीवाल से कम डबल या ट्रिपल वोटों से हमारी जीत हो, ताकि एक नैतिक दबाव हो अरविंद केजरीवाल पर कि मुख्यमंत्री या तो मनीष सिसोदिया बने, और नहीं तो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह अतीशी का भी समर्थन करने के लिए सीएम के रूप में एकदम तैयार हैं। तो ये एक नई कॉम्पिटिशन चल रही है। अब अरविंद केजरीवाल अपनी ही सीट पर जो फँस गए हैं, क्योंकि उन्हें एक और चीज़ पता थी कि संदीप दीक्षित जो है वो आला कमान का निर्देश भी नहीं मानने वाले हैं।
अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच डील हो भी जाती और आला कमान कांग्रेस का कहता संदीप दीक्षित को कि भाई आप अब थोड़ा सा कमजोर हो जाइए, बैकफुट पर हो जाइए, तो संदीप दीक्षित पहले भी पार्टी को आंख दिखाते रहे हैं, वो कल को मौका मिलेगा वो भाजपा में चले जाएंगे, ऐसी भी स्थितियां बन सकती हैं, तो वो ऐसे भी बात नहीं मानते। तो इस कारण अरविंद केजरीवाल जो है इस बार बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। और मैं जिनसे भी बात कर रहा हूँ दिल्ली में, अभी जो भी लोग हैं या फिर ग्राउंड पे हमारे जो रिपोर्टर हैं, जिनसे भी बात कर रहा हूँ, सब यही कह रहे हैं कि हमने पिछले चुनाव में आपको वोट दिया था, वो स्वीकार कर रहे हैं, उससे पिछले चुनाव में भी आपको वोट दिया था, ये भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अब कह रहे हैं ये तो ठग लिया, ऐसा तो हमें किसी ने नहीं ठगा भाई। तो वही मैंने कहा ना कि भाजपा के जो कुछ, भाजपा में भी कुछ घाघ नेता होंगे, कांग्रेस में भी होंगे, उन दोनों को छानने के बाद जो निकलेगा वो भी केजरीवाल से कम घाघ और धूर्त होगा। एक तरीके से ये समझ लीजिए ये इक्वेशन, और पब्लिक इसी चीज को समझ गई है। भाजपा एक ही बार बैकफुट में आई है अभी दिल्ली में, वो पूर्वांचल वाली जो राजनीति हुई थी, उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से चीजों को टैकल कर लिया गया है। और आम आदमी पार्टी के जो पत्रकार है वो कह रहे हैं ये मास्टर स्ट्रोक है केजरीवाल का, यमुना वाला मुद्दा उठाना, इन्होंने सारा ठीकरा जो है सो कि हरियाणा पे भाजपा पे फोड़ दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक नहीं, इनकी सबसे बड़ी भूल है। जी। सर मैं ये जोड़ना चाहूंगा बात ये कि पहली बार एक नई बात ये हो रही है कि जी अरविंद केजरीवाल ने एक नया पॉलिटिकल मॉडल डेवलप किया था और इसको नाम दिया गया था अब्यूजिंग एंड एक्यूजिंग पार्टी, एएपी। तो ये जी। इसका जो एक जो नया मॉडल था, सबको गाली देते रहो, मुकेश अंबानी को भी जेल भेज दो, मुलायम सिंह यादव को भी, अखिलेश यादव को भी, शरद पवार को भी, मोदी को भी, सोनिया गांधी को भी। और इसके चलते फ्रीबी का जो है लोगों को दो प्रलोभन, और इसके चलते अब ये एक नैरेटिव बन जाए, फिर उसके बाद बैठ के आराम करो। अब 10 साल बाद ये नैरेटिव कोलैप्स कर गया है, चल नहीं पा रहा है। सबसे बड़ा जो उनकी चुनौती ये मुझे लग रही है कि जो उनका पॉलिटिकल मॉडल था वो कोलैप्स कर गया आपकी बात। जी जी जी। एक और मैं देख रहा था आज, वीरेंद्र जी आप बताएंगे, क्योंकि एक कॉर्नर हो गया है विपक्ष इस बार लगता है वक्फ के ऊपर, क्योंकि कल जो लिस्ट आई एक 16 विधेयकों की, यदि आप उसको देखें जी जी। तो उसमें कई सारे क्रांतिकारी टाइप के विधेयक हैं। यानी एक तो आप देखिए इसमें इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल का जो अमेंडमेंट जो बिल लाने जा रहे हैं, उसमें मेरे ख्याल से जितने भी पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया था कि भाई जो आप डिपोर्टेशन इत्यादि के जो प्रोविजंस है वो सभी एक्ट में अलग अलग हैं, इनको कंसोलिडेट कीजिए, तो मेरे ख्याल से उसका कंसोलिडेशन होगा और उसको और इफेक्टिव बनाया जाएगा। तो ये बहुत इनके लिए जो है वो कठिनाई का बायस हो सकता है। वक्फ एक्ट है ही, उसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में भी अमेंडमेंट ला रहे हैं। एक पार्लियामेंट का और एक्ट ला रहे हैं साहब, प्रिवेंशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, पता नहीं उसमें क्या है, लेकिन नाम से तो वो बड़ा खतरनाक लगता है, कहीं ऐसा ना हो कह दे कि साहब कि इमिग्रेशन राहुल वाला। गांधी टाइप के लोग जो है तो कम उसका से कम ये ड्राफ्ट जो बिल तो आ गालियां, गया होगा वेबसाइट पे, ड्राफ्ट बिल अभी नहीं है वेबसाइट पे। नहीं अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं, अच्छा अच्छा। इंट्रोडक्शन के साथ आते हैं, जब बिना हाँ, पहले जब आ गया इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तभी वो तब आ वेबसाइट पे आते हैं। गया। और एक और जो आया है वो देख रहा था मैं, रजिस्ट्रेशन बिल जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का है, उसमें ये लिखा है कि साहब कि रूरल एरिया में जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं वो सारी रजिस्टर की जाएंगी। ये तो मेरे लगता है सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो वो तो घरौनी योजना पीएम की चल ही रही है पहले से। पीएम घरौनी योजना जहाँ पे हर गृहिणी को उसका घर का उस घर की महिला सदस्य को जो जिस घर में जिस झोपड़ी में वो रह रही है उसके स्वामित्व का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अभी इसी महीने समारोह बनाया गया था, आपने देखा होगा। और यूपी में ऐसी संख्या जो है 1 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। जो आपने जितने कार्यक्रम किए हैं अब तक वक्फ एक्ट के ऊपर, और जितने विस्तार से आपने उसको जोड़ा है 1937 के शरीयत एप्लीकेशन एक्ट से, और जो नए नए कट्टर हिंदू पैदा हुए हैं जो कहते हैं वक्फ बोर्ड खत्म कर दो, उन मूर्खों को जो आपने जो समझाया है, उस सबको देखते हुए मैं केवल एक बात ये कहना चाहता हूँ, वो चाहे सीए हो, एनआरसी हो, या जो जो नया बिल आ रहा है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, या आपका वक्फ बिल हो, या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो,
या नजुल भूमि हो, एनिमी प्रॉपर्टी हो, या यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, जो सबसे बड़ी बात जो उभर के आई है कि भारत के सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए जो फतवाए आलमगीरी का जो हुकूमत चल रही थी, ये उस कूड़े को एक साथ साफ करने का काम हो रहा है। कोई ये बात कहता क्यों नहीं है कि जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है, दैट इज ए वो केवल एक्सटेंशन ही तो है फतवा आलमगीरी का। जो वक्फ, जो किताबुल वक्फ आपने छापी है, आखिरकार वो क्या है? जो वक्फ बिल बना है भारत में, वो भी तो फतवा आलमगीरी का से ही तो निकला है। तो अरे ये साहब, वो बात फतवा आलमगीरी से बहुत आगे है। हाँ, बहुत आगे है, बल्कि बताइए, तो ये बात साफ साफ आप क्यों नहीं फतवा कहते? आलमगीरी तो ये कहता है कि साहब की वक्फनामा जरूरी है, नंबर एक। हाँ, दूसरा ये कि साहब की वक्फ परमानेंट नहीं होगा जब तक स्पेसिफिकली उसके ऊपर आदेश ना हो। हाँ, तो इनकी जो ये बात कहते हैं ना कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, ये बात ही गलत हो गई। मैंने शायद हाँ, इसको आप लोगों को भेजा भी है कि उसको और हाँ, अध्ययन करें विस्तार से, और उसमें से जो पेच हैं वो सारे निकालें। हम्म। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, वो एक्सरसाइज जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी कि इनका जो इन्होंने वक्फ एक्ट बना दिया, खास तौर से वक्फ बाय यूजर, वो हाँ, वक्फ बाय यूजर फतवा आलमगीरी में कहीं है ही नहीं। हाँ। ये सबसे बड़ी बात और जो आपने निकाली है कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के सेक्शन 2 में लैंड के मामले को शरीयत से बाहर रखा गया है, और एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चर लैंड को बाहर रखा गया है। ये देखिए होशियारी की गई है। और आज ही मैं एक्सप्रेस में खबर देख रहा था, कोझिकोडे की एक महिला है, एक्स मुस्लिम, केरल की। वो कह रही है कि कैसे जो है मुस्लिम महिलाओं के संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया जाए। वो एक्स मुस्लिम नाम की संस्था उसने बना रखी है। आज ही खबर है अखबारों में, तो आप उसको देखिए। तो ये सब जो हो रहा है, और इससे एक बात और उभर के सामने आई है, भारत जो अब तक लेफ्ट और नेहरूवियन सिस्टम इसको कभी नहीं मानता है, भारत में ट्विन कॉलोनियलिटी है। भारत में दोहरी औपनिवेशिक शासन की बात है, एक एक तुर्की और एक अंग्रेज। तो ये जो बिल अब आ रहे हैं, या जो कानून बन रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन उत्तराखंड, या वक्फ अमेंडमेंट बिल इन पार्लियामेंट, ये सारी बातें इन बातों को अंडरलाइन करती हैं कि भारत को दोहरे कोप से गुजरना पड़ा। तुर्की औपनिवेशिकवाद, यानी इस्लामिक इन्वेजन का औपनिवेशिकवाद, और उसके बाद अंग्रेजों का। तो और जो प्राइम मिनिस्टर ने डे वन से कहा है, मई 2014 में अपने पहले भाषण में कहा है कि हमें 1200 साल की औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति पाना है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, ये केवल इट्स ए कैंपेन फॉर डीकोलोनाइजेशन। और जो प्राइम मिनिस्टर और जो लगातार कहते रहे हैं, जो खासकर उन्होंने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह कार्यक्रम में कहा कि विकास और विरासत, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी बनेगा, और काशी अयोध्या मथुरा में मंदिर भी बनेगा। तो दोनों साथ चलेंगे। और पर से ये अभियान एंटी मुस्लिम या किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। ये बात साफ खुल के कहने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। ये जो आप आरोप लगाते हैं कि कोई भी बिल आएगा जहां अगर मुसलमानों से संबंध है, तो आप बोलते हो कि ये मामला एंटी मुस्लिम है। और जो आपने कहा वक्फ बिल के बारे में कि भाई साहब, आप जब हमारी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हो गए, तब हमको इसके खिलाफ आना पड़ा, वरना जब तक ये आपके समुदाय के अंदर का मामला था। अब आप इस्लाम के पहले के मंदिर को भी दावा करेंगे तमिलनाडु में कि ये भी वक्फ प्रॉपर्टी है, और उसके बाद आप कहेंगे कि ठीक है, तो तुम कन्वर्ट हो जाओ, तुम्हारी प्रॉपर्टी हम छोड़ देंगे। आपके जयपुर में मैंने देखा है, एक मुस्लिम महिला बहुत बिलख रही थी, उसका मकान भी कब्जा कर लिया वक्फ बोर्ड ने। वो कह रही है तो मेरा मकान है। तो ऐसा नहीं कि मुसलमान भी सब बहुत इससे प्रसन्न हैं। और जो घटनाक्रम हुआ है अभी अमेरिका में, जिस तरीके से वहां पे इमिग्रेंट्स को बाहर किया जा रहा है, अगर उससे तो अब एक जो है ये फ्रंट न्यूट्रलाइज हो गया। जो यूएसए का कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जो हमेशा एक रिपोर्ट जारी करता है इंडिया के बारे में, स्टेट टू बी केप्ट अंडर वॉच, एक उनकी कैटेगरी बनी हुई है। वो इंडिया को हमेशा अंडर वॉच रखते हैं। अपने देश में अब तो और उसको बढ़ा दिया है, अब तो कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न कर दिया उन्होंने। हाँ, पर्टिकुलर कंसर्न कर दिया आपने। और आप पिछले 20 साल से ग्वांटानामो बे की अपनी जेल बनाए हुए हैं। जो आप पकड़ पकड़ के लाए थे लोग, आप इराक से और अरब देशों से, उनको आज भी वहां आपने रखा हुआ है।
और हमको आप हमें ज्ञान देते हैं मानव अधिकार के बारे में और जो है और मजहबी फ्रीडम के बारे में। तो यदि उसको अब फॉरेन और आज पीएम ने एक बात और कही भी है कि बहुत दिनों बाद या शायद 10 साल में ये पहला बजट सत्र हो रहा है जब कोई विदेश से चिंगारी नहीं आई है बिल्कुल। और उसको हवा देने वाले बहुत है हमारे देश में। ये प्राइम मिनिस्टर ने जो आज जो बात कही है ये बहुत सिग्निफिकेंट है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है और भारत जैसे 140 करोड़ की आबादी के देश को जिसको आप अगले 10 साल में 12-15 ट्रिलियन पहुंचाने का आपका लक्ष्य है, इतनी बड़ी इकोनॉमी और इतनी बड़ी आबादी का देश कॉलोनियल सॉफ्टवेयर के बल पे नहीं चल सकता। आपको इसको इंडियनाइज करना ही होगा और वरना राहुल गांधी कहते रहेंगे ये कोई देश थोड़ी है, ये तो जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो उनको तो और अब ये भी समय आ गया है कि सरकार खुल के डिफाइन करे कि इंडियन नेशन स्टेट जो कॉन्सेप्ट है वो यूरोप की 1648 की वेस्टफेलिया ट्रीटी के आधार पर नहीं है। इंडिया इज ए सिविलाइजेशनल स्टेट और शशि थरूर कहते हैं कि सिविलाइजेशनल स्टेट पर से आर वेरी इंटॉलरेंट। पता नहीं उनको ये ज्ञान कहां से मिला और ये भी यहां बताना चाहिए कि चाइना भी सिविलाइजेशनल स्टेट था लेकिन उसको मार्क्सवाद खा गया, इराक भी था, इजिप्ट भी था, ईरान भी था, इन तीनों को इस्लाम खा गया। लेकिन हम तो बचे हुए हैं ना और हमें इस बारे में थोड़ा सा अनअपोलोजेटिक होना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ के तरीके से कि हम एक सभ्यता मूलक राष्ट्र हैं। हम यूरोप के तरीके से मोहल्ले मोहल्ले में बटे हुए जाति समाज में या भाषा के आधार पे आधारित हम राष्ट्र नहीं है। अब तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो है जाति को भी रेस के रूप में डेवलप करने के अभियान का शोध चल रहा है जिसके बारे में लिखा भी है राजीव मल्होत्रा ने अपनी पुस्तक जो द स्नेक इन द गंगा में। तो ये इससे पहले कि ये अभियान अमेरिका में और आगे बढ़े और इसके पहले आपको मालूम है 4 साल पहले हो चुका है ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में डिसमेंटलिंग हिंदुत्व कैंपेन चल चुकी है 12-15 यूनिवर्सिटी जो थी यूरोप अमेरिका की। इस सबको देखते हुए ये जो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वक्फ बिल है, इमिग्रेशन का डिटेक्शन और डिपोर्टेशन है, ये सारे विषयों के ऊपर भारत सरकार को एक बहुत ही एक स्पष्ट राय अपनी देश के सामने रखने की जरूरत है। द टाइम हैज कम। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ और विशेषकर जो ये बात कही आज जो डिस्कशन हुआ और पार्लियामेंट के रिस्पेक्ट में जो मोदी जी ने कहा हाँ कि साहब 10 वर्ष बाद ये ऐसा पहला सेशन है कि जिसमें कोई विदेशी चिंगारी नहीं आई है। चिंगारी नहीं आई। हार मान रहे हैं ना सब धीरे-धीरे या फिर कुछ और बड़ा तो प्लान अब कर रहे हैं? हाँ, अनुपम जी आप बताएं इसके बारे में। चिंगारी नहीं आई है, इसको लेके जो है वो जी, बेचारे जी, मुझे कांग्रेस वाले जो मुझे है वो जहाँ बहुत कष्ट में भी हैं, बताते कष्ट में है वो। जी, मुझे लगता है 2 चीज़ें हो सकती है। पहला तो ये हो सकता है कि या तो वो ताकतें धीरे-धीरे हार मान रही हैं, क्योंकि हो सकता है वो 90 साल का जॉर्ज सोरोस जो है, वो हो सकता है कि उसका जो प हालाँकि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो काफ़ी यंग है, तो हो सकता है उसे उसका लग रहा हो बेटा कि ढाका में बैठा हुआ है इस समय जो हाँ, सोरोस का। यहाँ पे बांग्लादेश में तो हो सकता है कुछ बड़ा प्लान कर रहा हो। हो सकता है हाँ। वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा हो कि अभी थोड़ा-सा देखते हैं, अभी उनके पास कुछ है ही नहीं पिटारे में। दूसरा जो सबसे बड़ा सेटबैक अभी हाल के दिनों में मिला है, जो भी विदेशी ताकतें हैं उनको, वो ये है कि हिंडनबर्ग रिसर्च का अचानक से बंद हो जाना। और ये हाँ। सेटबैक और इसकी जड़ में है डोनाल्ड ट्रंप का वापस सत्ता में वापस आना। और अभी आज तुलसी गबार्ड का अगर आप बयान देखें, जिसमें वो कह रही हैं कि मुझे लोग ट्रंप का वो कह के बुलाते हैं, ट्रंप का पिट्ठू कह के बुलाते हैं, पुतिन का वो करीबी बुलाते हैं, मोदी का करीबी कह के बुलाते हैं। उसमें वो नाम ले रही हैं। मतलब अमेरिका की एक नेता जो है वो कह लीजिए कि ट्रंप और पुतिन के साथ मोदी का भी नाम ले रही है। तो इसका मतलब है कि जो नई सरकार आई है अमेरिका में, तो उसमें डीप स्टेट जिसमें अधिकतर डेमोक्रेट्स भरे हुए हैं, ये भी एक जानी हुई बात है। और इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग हैं ज़्यादा। तो वो उसको सेटबैक एक मिला है और इस कारण जो है इस बार भारत का बजट सेशन भी जो है उन चीज़ों से अछूता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि हो सकता है कि कल या परसों में 2-3 दिन में प्रधानमंत्री ने चूँकि ये बात कह दी है, तो कुछ न कुछ ऐसी चिंगारी ये फूटेगी। इसका एक दूसरा रीज़न ये भी है कि राहुल गांधी अभी थोड़ा व्यस्त हैं, दिल्ली के चुनाव में व्यस्त हैं और उनकी लड़ाई यहाँ पे जो है भाजपा से ना हो कि आम आदमी पार्टी से भी है।
तो राहुल गांधी अगर व्यस्त नहीं होते तो फिर कुछ न कुछ डीलिंग वीलिंग हुई होती वहां पर विदेश में जो बैठे हुए हैं लोग उनके साथ, तब कह लीजिए थोड़ा सा कुछ न कुछ चिंगारी जो है वो आती। तो राहुल गांधी का व्यस्त होना और एक जॉर्ज सोरोस का किसी बड़ी तैयारी में मुझे लगता है संलग्न होना, दूसरा ये कि डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी और हिंडनबर्ग रिसर्च का बंद होना, इन सारी चीजों को अगर एक साथ जोड़ के देखें तो इसीलिए लगता है कि इस बार का बजट सत्र जो है वो थोड़ा सा शांत है अगर बाकी पिछले कुछ सालों के मुकाबले के बजट सत्र से देखें तो। लेकिन अब ये पता चलेगा कि संसद जब शुरू होता है और उसमें जो सांसद है वो किस तरह के मुद्दे उठाते हैं, उससे अधिक चीजें साफ हो जाएगी, क्योंकि उन्हें आला कमान से जरूर कांग्रेस नेताओं को निर्देश आया होगा कि आपको संसद में भाई साहब उठाना क्या है, क्योंकि इन्हें पहले ही बता दिया जाता है और फिर जो है वो कुछ न कुछ बाहर जो है वो पटाखा है फूटता है। तो मुझे लगता है कुछ न कुछ ऐसा अभी जब तक संसद सत्र शुरू नहीं हो तब तक हम चैन की सांस भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो कुछ न कुछ अभी आने वाला है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। ये अखिलेश जी ने कह दिया बजट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले महाकुंभ। अखिलेश यादव बोल चुके हैं आज लोकसभा के बाहर कि हम बजट के बारे में चर्चा बाद में करेंगे, पहले चर्चा महाकुंभ के बारे में होगी। इतनी इतनी बड़ी घटना वहां हो गई है। उनको 8 साल बाद तो मौका मिला है पहली बार यूपी गवर्नमेंट को गिरने का। नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए, महाकुंभ के बारे में बात होनी चाहिए और महाकुंभ के बारे में ना केवल 2025 की होनी चाहिए, 2013 की भी बात होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? आजम खां की भी बात होनी चाहिए। पूरा जो है एक समग्र इसका विश्लेषण होना चाहिए। वैसे महाकुंभ में जो भी हुआ दुखद था, एक आपदा कह सकते हैं उसको, लेकिन मुझे तो कोई भी जो है वापस आता नहीं दिखा। इतनी अपील की गई कि वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। जो लोग भी जा रहे थे वो रास्ते में 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 24-24 घंटे अटक गए, लेकिन रुके नहीं, वापस नहीं निकले। जैसे एक नई बात इस बार ये हुई है जो मुझे लगता है सरकार से भी चूक हुई है। ये महाकुंभ था आफ्टर 144 ईयर्स। तो मौनी अमावस्या के दिन और उसके पहले नहान के दिन जितने श्रद्धालु आए थे और जितनी लोग आने थे, वो शायद सरकार के आकलन से ज्यादा ही लोग आए। और जो संगम नोज है उसके बाहर, मैं 82 में भी गया था, तब भी मैंने देखा था संगम के बाहर ही लोग रात में आके लेट जाते हैं और सुबह नहाने के लिए। और तो वहां भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो गई। और आपने शायद वो वीडियो देखा होगा, प्रयागराज के कमिश्नर जो है विजय विश्वास पंत हाथ में हैंडफोन लेकर, माइक लेकर के अनाउंस कर रहे हैं कि हट जाइए, हट जाइए, भगदड़ हो सकती है। और ये भगदड़ के कुछ समय पहले हो रहा था। तो ये एक कहीं चूक लगता हुई है क्राउड मैनेजमेंट में। और दूसरी जो बड़ा सौभाग्य है कि ये घटना रात में 1 बजे हुई। अगर जरा कल्पना कीजिए, अगर यही घटना दिन में 1 बजे हुई होती तो स्थिति बड़ी भयावह होती। और हुई, लेकिन मामला संभाल लिया गया और आज तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। प्रयागराज से जुड़े जो 8 सड़कें, 8 हाईवे आते हैं, वो सबके सब बंद थे, सारे खोल दिए गए हैं। लखनऊ से 1500 बसें जानी थी प्रयागराज को, उनका सबका अप एंड डाउन शुरू हो गया है और सारी ट्रेनों के भी लोग आ रहे हैं। ट्रैफिक एकदम नॉर्मल हो गया है। और यहाँ पे जो मैंने आपसे शायद जिक्र किया था, मीडिया का दर्द ये है कि कोविड के दौरान जिस तरीके से निगम बोध घाट में 100-150 अस्थियां, जो चिताएं जल रही थी, उसका जो वीडियो वो बना रहे थे, टीवी चैनल में टेलीकास्ट हो रहा था और एक बहुत बड़ी पत्रकार अंग्रेजी की उसकी कवर पेज पे फोटो भी यही आई थी। ये मौका उनको महाकुंभ में परसों नहीं मिला। तो उनको लगता है कि भारत में प्रेस की आजादी पे हमला हो गया। लेकिन उनको ये तथ्य ध्यान रखना, ये तथ्य उन्हें जानकारी में रखना चाहिए। अमेरिका में आबादी 35 करोड़ है और वहां कोविड की कैजुअलिटी की संख्या इंडिया से ज्यादा है। हमारी आबादी 140 करोड़ है और हमारी कैजुअलिटी फिगर क्या था? तो और जिस तरीके से प्रयागराज में गंगा के किनारे जो शवों को दफन किया गया था, बरसात में पानी आया तो वो तमाम शव बाहर आ गए, उसको लेकर के भी जिस तरीके से पूरे मीडिया में प्रोपेगेंडा किया गया, आपको याद होगा 22 में अखबारों में, टीवी चैनलों में, वो मौका महाकुंभ में नहीं मिल पाया उनको। उनको जो है लाशों के ढेर नहीं दिखाई पड़े, लाशों के ढेर उनको विजुअल नहीं मिला, वो वीडियो नहीं बना पाए, वो फोटो नहीं खींच पाए। तो यहाँ पे यूपी में प्रेस की आजादी पे बहुत गंभीर आघात हो गया है। ये और सरकार की ये भी कमी हो सकती है
कि लखनऊ से जो माइक्रो मैनेजमेंट हो रहा है उससे भी कुछ ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आई होंगी, ऐसा मुझे लगता है। और कल मैंने देखा कि सारे वीआईपी पास कैंसिल हो गए, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी पुलिस की गाड़ियों में बैठ करके उनके परिवार के लोग संगम क्षेत्र तक गाड़ी से जा रहे थे। और साहब, जब जब तक मामा जी और फूफा जी को और बुआ जी को, मामी जी को जो है अगर संगम में स्नान नहीं करवा पाए तो फिर प्रयागराज में तैनाती का मजा ही क्या है। मजा ही जब नहीं है। जब हजारों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और वो एआई एनेबल्ड कैमरे हैं, फेशियल रिकॉग्निशन की भी उसमें जो है फैसिलिटी है, तो अब तो जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से तीर्थयात्रियों की संख्या को नियंत्रित करना, उसको मॉनिटर करना पहले से बहुत सुगम हो गया है। और इतनी बड़ी घटना होने के बाद और सरकार द्वारा जो है ये एक्शन, ये ट्रैफिक रोक, गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगाने के बावजूद अगर लोग जा रहे हैं, तो मेरा मानना ये भी बहुत एक गंभीर ये जो है एक चिंता का विषय है और एक अनुशासन का विषय है। सरकार को उस पर देखना चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ, और इतनी बड़ी विशाल पुलिस फोर्स लगी हुई है। और वैसे ये बात भी कही जा रही है बस दिमाग से कि कुछ साजिश भी हो सकती है। आपको ऐड करूं इसमें जो है ना, वो अब जैसे वो जो वहाँ के जो डीआईजी लगे हुए हैं वो कंट्रोल रूम में बैठे हुए थे लगातार। ये और यदि आप कंट्रोल रूम में लगातार बैठे हुए हैं तो आपको हर बात का ज्ञान होना ही चाहिए। एक बात, अभी अभी मैं देख रहा हूँ उनका स्टेटमेंट आ रहा है कि दूसरी भगदड़ हुई या नहीं ये उनके संज्ञान में नहीं है। ऐसे व्यक्ति को तो तुरंत डिसमिस कर देना चाहिए। बहुत मतलब बड़ी चूक। ये सस्पेंड वाली बात भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो कह रहा है कि साहब दूसरी भगदड़ हुई या नहीं ये उनके संज्ञान में ही नहीं है, तो फिर वो कर वो क्या रहे हैं दो वहां पे? साल वो यहाँ आने के पहले 2 साल सस्पेंड रह चुके हैं जब वो नोएडा के एसएसपी थे। अच्छा। अच्छा। वो 2 साल सस्पेंड रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति को फिर डीआईजी किसने लगाया? हम्म, ये तो फिर मुझे तो जो लगता है उनके कहीं जो ना डीजी कहीं और होम सेक्रेटरी जो है उनको फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि ऐसे व्यक्ति को जो 2 साल सस्पेंड था वो, और कभी इलाहाबाद में शायद मेरे ख्याल से प्रयागराज में रहे भी नहीं है वो, श्रीमान जी। नहीं, सरकार ने घटना के बाद जो है 2 आईएएस और 3 पीसीएस और 7 पीपीएस के लोगों को वहां भेजा है, जो पुराने अनुभवी लोग हैं और पहले वहां ड्यूटी कर चुके हैं। घटना के बाद जी। घटना के बाद मुझे तो लगता है कहीं न कहीं ये जो कुछ अधिकारी ऐसे हैं, हो सकता है या तो समाजवादी पार्टी के समय कुछ उन्हें ऐसा फ़ायदा मिला हो, जिसकी कुछ ऐसा मलाई मिला हो, जिसका एहसान या ऋण अभी वो उतार रहे हों। क्योंकि ये लोग पब्लिक या मीडिया नहीं, मुख्यमंत्री की आँख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि दूसरी भगदड़ कहाँ हुई, जूते-चप्पल पड़े हुए हैं, मीडिया वहाँ तक पहुँच चुकी है और मैं अभी देख रहा था कि एक दुकान चलाने वाली एक बच्ची है, उसकी भी बाइट सामने आ रही है, जिसमें वो बोल रही है कि दुकान में अंदर तक लोग घुस गए थे, कुछ लाख रुपए जो है वो चोरी हो गए हैं। तो कहने का मतलब है कि आप इसके बावजूद भी अगर नकार रहे हैं, कह रहे हैं आपको पता नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप चाहते थे कि सीएम के कानों तक ये बात जो है नहीं पहुँचे। भले बाहर ही बाहर जो होना है वहाँ तक रह जाए, इसीलिए ये लोग नकार रहे हैं। ये लोग शायद अभी फिर वो जो वीडियो आया है, जो भंडारा चल रहा है और उसमें एक पुलिस वो इंस्पेक्टर आके अब वो आज निलंबित हो गया है, अभी ताज़ा खबर ये है। तो वहाँ पे वो इंस्पेक्टर आके उसमें बालू डाल डाल दे रहा है, सब्जी और दाल जो बने बनाए हैं हज़ारों लोगों के अब लिए वो उसमें। सस्पेंड हो गया है। जी, जी, तो उसे सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये कौन से तत्व हैं, जो एक तो किसको कुछ सस्पेंड किया है? एक इंस्पेक्टर ने, एक थे तिवारी जी, वहां लोग अपना प्रसाद का भोजन बना रहे थे, तो उसमें उसने बालू डाल दिया। जी। कैसा कलयुगी तिवारी है भाई? हाँ, वो तो वो मतलब वहाँ पे सस्पेंड हो और गए। वो श्रद्धालुओं के लिए भोजन बनाया जा रहा था, उसमें वो पुलिस वाला आके बालू डाल देता है। तो कहने का मतलब है कि ये कौन से पुलिस अधिकारी ज़रूर कोई ना कोई एहसान चुका रहे हैं। इसका मतलब तो यही फिर। और कुछ चश्मदीदों से मेरी भी बात हुई थी परसों 2 दिन पहले शाम को जब ये घटना हुई थी उस समय, तो उनका भी यही कहना था कि रात में 1 डेढ़ बजे जो मौजूद थे वहाँ पे मौके पर, उनका भी यही कहना था कि अचानक से कुछ लोग आके और अफ़वाह फैलाने लगते हैं। क्योंकि हर रात ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ था कि वहाँ पे संगम पे लोग जो हैं वो सो गए थे। ऐसा ब्रह्म मुहूर्त में जो है सो कि स्नान केवल मौनी अमावस्या के दिन ही नहीं बल्कि मकर संक्रांति के दिन या उसके बाद भी लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते रहे हैं और वहाँ पे लोग सोते रहे हैं। बस भीड़ ज़्यादा थी मौनी अमावस्या के दिन, एक ये अंतर था। तो उनका कहना था कि लोग तो वहाँ पर रोज़ भी सोते थे और चूँकि बैरिकेड्स थे इसीलिए लोगों को लगा कि हम यहाँ पर सोए हुए हैं, कोई हमें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा।
लेकिन फिर बैरिकेड्स लोग पार कर जाते हैं। तो ये अफवाह फैलाने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग थे, और ये कौन लोग थे ये अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इसका दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि रात में 1 डेढ़ के बजे के समय ही ये घटना क्यों हुई? इसी कैमरे जो हैं सो कि नहीं पकड़ पाए इसीलिए, या फिर पुलिस की तैनाती जो है वो दिन में जिस तरीके से होती है, उस तरीके से रात में न रही हो इसीलिए। तो इसमें जुडिशियल इंक्वायरी जो है उसमें कहीं न कहीं जो है साजिश आपका ये कह लीजिए कि आएगी। दूसरी बात वीवीआईपी कल्चर वाली तो पूरी बात ही बेमानी है जब ये घटना हुई उस समय, क्योंकि उस समय तो कोई वीवीआईपी कॉन्वॉय वहाँ से गुज़र नहीं रहा था। उस समय तो कोई वहाँ पे सेलिब्रिटी दर्शन करने के लिए गया नहीं हुआ था। ये सब तो दिन में अधिकतर होता है, रात के 1:30 बजे तो होता नहीं है। ये और पर्व जो वाले दिन तो वैसे भी मना रहता है, कोई सेलिब्रिटी और किसी का ये वो नहीं पर्व वाले होता है दिन वो, सारे लेकिन वीआईपी पास जो है वो बड़ा पास वास लेके लोग जो इधर उधर घूमते रहते हैं ना, उनकी समस्या रहती है। अब मेरे जी, ख्याल जी। से अब इन्होंने अब देरी की, ये पहले ही कर देना चाहिए था कि पर्व वाले दिन अगर कोई वीवीआईपी का मूवमेंट नहीं है तो जो लोकल वीवीआईपी जो है ना, मामा फूफा जी, उनका भी कैंसिल होना चाहिए था। जी, सर जी। इस बार इस कुंभ मेले में एक नई बात हुई है जो, और आपके के प्लेटफॉर्म पे भी जो अंकित शाह हैं वो कई बार बोल चुके हैं। सनातन अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का जो मैं यहाँ संकेत देख रहा हूँ, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कुंभ कुंभ मेला, इसको जैसे महाकुंभ है, कि वहां से आने के बाद बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री काशी विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या हुँ। और मिर्जापुर में विंध्यवासिनी मंदिर, विंध्यवासिनी मंदिर में भी जो है एक एक रिकॉर्ड बन गया है, वहां जितने लोग पहुंचे हैं। तो ये अपने आप में एक नई चीज हो रही है। और आसपास और मेरे पास डाटा नहीं है मथुरा का, लेकिन खबर आई है वहां पर भी बहुत बड़े संख्या में अब एक दिन में 10 लाख लोग पहुंचे हैं विंध्यवासिनी। और विंध्यवासिनी की दूरी, अगर जो इलाहाबाद का जो से मिर्जापुर जो ग्रैंड ट्रंक रूट है रेलवे का, वो रास्ता मुश्किल से 1 घंटे 1.5 घंटे का है। आप कभी जरूर उसमें आपने यात्रा की होगी, दिल्ली हावड़ा के बीच का यात्रा है। तो ये जो संख्या है, ये भी अपने आप में एक बड़ा शुभ संकेत है कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा एक जो है सनातन अर्थव्यवस्था का मॉडल अब सामने दिखने लगा है। ये भी एक कारण मुझे लगता है कहीं ना कहीं होगा कि कुछ ना कुछ इसमें जो है अपशकुन होना चाहिए कुंभ मेले में। लेकिन ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेले में आज भी वैसे ही लोग आ रहे हैं, और 5 फरवरी या को प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, उनका प्रोग्राम भी आ गया है। और बसंत पंचमी के बाद आपको पता ही है कि मेले में लोगों का आना बहुत कम हो जाता है। और बसंत पंचमी के बाद आखिरी दिन शायद 26 फरवरी है। फिर तो आप जो बसंत है पंचमी के बाद माघ पूर्णिमा का भी है 16 को, फिर 26 को माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के साथ तो फिर आप 26 12 तक को तो है आप माघ पूर्णिमा, 12 को माघ। 26 को तो आप संगम तक जा सकते हैं अपनी अपनी गाड़ी लेकर के, ये स्थिति हो जाएगी वहां पे। तो सर ये एक जी। शुभ संकेत है इस महाकुंभ का, कि उत्तर प्रदेश में काशी, अयोध्या और विंध्यवासिनी और मथुरा, ये एक नया सर्किट जो है एक विकसित हो रहा है सनातन अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट के आधार पे। चित्रकूट भी है इसमें। हुँ। हाँ, चित्रकूट में भी बहुत लोग पहुंच रहे हैं। चित्रकूट का भी इसमें कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है प्रयागराज से जी चित्रकूट का। जी जी बराबर। और एक वो अथॉरिटी भी बनाई जा रही है, काशी प्रयागराज क्षेत्रीय प्राधिकरण भी बनाया जा रहा कैबिनेट है का तो। फैसला हो गया वो। हाँ, वो भी हो गया है। और और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद से भी काम और आसान हो जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस में काफी तो बन गई है सर ख्याल से। उसको चालू हुए 4 साल हो गया सर, 5 साल। चित्रकूट और तक चालू है। चित्रकूट से लेके चालू है, और उसको जो है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से भी उससे वो लिंक हो गया है। और अब तो जो है उसपे उसको तो एक्सटेंड किया जा रहा है, और क्या बुंदेलखंड में। और मेरे ख्याल में कुछ साल में उसको एक्सटेंड करेंगे सतना तक, टिल मध्य प्रदेश। मध्य और प्रदेश सतना से। में भी जो जी। है बहुत बड़ा तीर्थ केंद्र है, देवी का मंदिर है, मुझे मैहर नाम, हाँ मैहर। मैहर वहां भी मैहर बहुत है बड़ी ना। संख्या में तीर्थयात्री स्थल आते हैं। हम्म, तो इस कारण भी जो है वो क्षेत्र विकसित हो सकता है। जी।
बिल्कुल ठीक है। और कि महाकुंभ से लोगों के जो है वो पेट में भी काफी दर्द हो रहा है। ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने, हमारे जो श्री श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी तथाकथित शंकराचार्य, इनके पेट में क्यों बीच बीच में दर्द होता रहता है? वो तो बहुत ही क्रिटिकल हैं। और अभी तो अखिलेश यादव जब गए थे वहां प्रयागराज कुंभ स्नान करने, तो वो तो जो है उनके चरणों में बैठे हुए थे। और जब मुख्यमंत्री थे तब 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 उन्होंने पिटवाया था। अभिमुक्तेश्वरानंद को लाठी चलवाई थी और उनसे सब छीन भी लिया था। वो देवी की मूर्ति का विसर्जन करना चाह रहे थे। तो और उन्होंने तो बाकायदा मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर डाली है। हाँ, मुख्यमंत्री की हाँ, इस्तीफे की मांग और कर उन्होंने डाली यहाँ है। तक भी कहा कि हमें हमें तो मुख्यमंत्री के ट्वीट पे भरोसा किया। अगर हमें मालूम होता कि श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है तो हम उस दिन सूतक लग गया, हम उस दिन भोजन नहीं करते, और हमने भोजन कर लिया तो अच्छा, हमारी पूरी दुनिया को पता था, उनको नहीं पता था? हाँ, सूतक लग गया था। वो कह रहे थे ये मुझे तो टीवी चैनल में उनका इंटरव्यू चला है पूरा। और मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है सबसे ज्यादा कि अविमुक्तेश्वरानंद वीवीआईपी कल्चर पे बोल रहे हैं, जिनको हर जगह बैठने के लिए एक सिंहासन चाहिए, 4 चांदी का लोग सिंहासन, चांदी का हाँ, सिंहासन। चांदी का सिंहासन चाहिए, 4 लोग पीछे चाहिए, 2 लोग छत्र रखने के लिए चाहिए, 1 आदमी रील बनाने के लिए चाहिए। फिर वो मैं हाँ, ये देख रहा था कि वो लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन करने गए थे, तो हनुमान जी के सामने सिंहासन इनका लगा है और फिर ये वहाँ पर सिंहासन पर बैठे हैं और फिर हनुमान जी की जो है पूजा अर्चना ये कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये एक तरीके से होता ये है कि भगवान के सामने आप जितना ज़मीन पर रहें, उतना लोग कोशिश करते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों में हम देखें तो क्यों परंपरा है कि हम वस्त्र जो है उतार के जाएँगे ऊपर से करके, क्योंकि हम सर्वस्व त्याग के जाते हैं। लेकिन इनका सिंहासन जो है, वो हनुमान जी के मंदिर के अंदर घुस के उनके सामने भी स्थापित हो जाता है। और वो आदमी जब बोले कि वीवीआईपी कल्चर हो रहा है, तो अभी मुक्तेश्वरानंद ये भी बता दें कि उनको कितनी वहाँ पे कितने टेंट दिए गए हैं, कितनी जो यूपी सरकार ने ही दी है ना भाई, तो क्या वो वीवीआईपी नहीं है? और जो सपा डिंपल यादव, ये अखिलेश यादव बोल रहे हैं वीवीआईपी पे, मिल्कीपुर में हुआ है 10 किलोमीटर का लंबा रोड शो इनका डिंपल यादव का, उसमें कल हुआ है। सेल्फी लेने के लिए दौड़ रहे थे लोग और वहाँ कई एम्बुलेंस जो है कितनी देर तक जो है सो कि फंसी रही है। तो क्या ये नहीं है वीवीआईपी कल्चर? तो वो कहने का मतलब वही है जो लोग कह रहे हैं ना कि वीवीआईपी कल्चर बहुत दूसरों को मिलता है तो जलन होती है और जब खुद किसी को मिलता है, कई ऐसे पत्रकार हैं जो वहाँ पे प्रयागराज पहुँचे हैं और वहाँ पे एकदम उनको वीवीआईपी कल्चर के साथ स्नान कराया गया है और आज एक घटना हो गई तो वही लोग कह रहे हैं कि ये वीवीआईपी कल्चर के कारण सब कुछ हो रहा है। तो अभी मुक्तेश्वरानंद हो या फिर अखिलेश यादव हो, ये वही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा वीवीआईपी वहाँ पे एन्जॉय कर रहे हैं, प्रिविलेज सुविधाएँ और आज उन उनको लोगों को शिकायत ये भी है कि अमित शाह जी आए प्रयागराज और उनके हुँ, दर्शन करने नहीं आए। हुँ उनको और ये भी शिकायत है। इनको ये सब और निश्चलानंद जी महाराज के यहाँ चले गए। हाँ, हाँ, गोविंद देव गिरी जी से भी मिले। वो क्या है, निश्चलानंद जी के कारण ही अभिमुक्तेश्वरानंद जी का वो पट्टाभिषेक नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम जी, कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी है, क्योंकि निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि ये व्यक्ति तो सन्यासी होने लायक ही नहीं है, ये शंकराचार्य कैसे हो सकता है। तो इसलिए भी मामला बिगड़ा हुआ दिखता है। मतलब इसमें तो बहुत सारे पेच हैं। इनका जो एक पूरी जो हिस्ट्री है इनके लिटिगेशन की, उसको देखें आप। वो जो हिस्ट्री लिटिगेशन की चल रही है, जब ब्रह्मानंद जी जो महाराज जो थे 1954 में आते 54 में शायद, जब वो ब्रह्मलीन हुए थे तो उसके बाद से इनके सक्सेशन का झगड़ा चल रहा है। और वो सक्सेशन का झगड़ा जब उस समय इन्होंने सदानंद जी महाराज को बनाया था उनके हिसाब से, अ, और इन्होंने फिर स्वरूपानंद जी जो हैं, इसमें जो एक किंग पिन है वो है स्वरूपानंद जी। रूपानंद जी, हाँ। जी, तो हाँ। स्वरूपानंद जी ने एक पैरेलल आचार्य कृष्ण बोधाश्रम जी को लगा दिया। फिर कृष्ण जी, बोधाश्रम जी बाद में मुकदमा हार गए, और मुकदमा हारने के बाद में फिर जब उन्होंने अपील की, अपील के बीच में ही उन्होंने इनको आपके
स्वरूपानंद सरस्वती को डिक्लेयर कर दिया। तो और स्वरूपानंद सरस्वती जो है वो लड़ते रहे मुकदमा, और उधर जो है उनकी लाइन में फिर ये आपके वासुदेवानंद जी बाद में आए। वासुदेवानंद जी को और स्वरूपानंद जी को दोनों को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2017 में शायद ये कहा कि ये अच्छा। दोनों ही योग्य नहीं हैं, हम्म, क्योंकि स्वरूपानंद जी के जो क्लेम करते हैं कि साहब की वंशानुगत है, वो क्लेम गलत है, क्योंकि वो कृष्ण बोधाश्रम जी से ट्रेस कर रहे हैं। कृष्ण बोधाश्रम की तो खुद ही उनका जो है वो मुकदमा हार गए थे, तो उससे वो आप क्लेम कर नहीं सकते। वासुदेवानंद जी को कह दिया कि साहब की ये तो दंडी सन्यासी ही नहीं है, इसलिए इनका भी नहीं है। तो 1941 में जो प्रक्रिया हुई थी, देखिए कोई 150 साल तक गद्दी खाली रही थी उस समय बद्रिकाश्रम की। बद्रिकाश्रम की जो डिस्प्यूट से बहुत पुरानी होती रही। फिर वो आपका दोनों को डिक्लेयर कर दिया कि दोनों ही गलत हैं, और 1941 के हिसाब से फिर से जो है आप वो प्रक्रिया पालन करके कीजिए और चारों शंकराचार्य की सहमति लीजिए। तो फिर जब स्वरूपानंद जी जो है वो ब्रह्मलीन हुए, तब वो कहते हैं कि साहब कि उन्होंने इनका वो कर दिया। अब ऊपर से उस पर झगड़ा चल रहा है, गोविंदानंद जी ने अलग दे दिया है। उसका हमने जयपुर डायलॉग्स में उनका वक्तव्य दिखा दिया वीडियो पे। तो एक डिफेमेशन केस हुआ है, उसमें जयपुर डायलॉग्स के ऊपर भी किया हुआ है। अभी वो गोविंदानंद केस चला। सरस्वती तो कागजात लेके पूरे आए थे, और जो भी उन्होंने कहा था कागज दिखा के कहा था कि और उधर आपके वासुदेवानंद जी ने भी कर रखा है। तो साहब अच्छा, वो इनके इनके उसके ऊपर स्टे भी लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और वैसे भी जो है वो स्टेटस को पहले से ही है। तो वही, लेकिन इसमें सरकार की भी गलती है भाई। इनको मान लेते हैं कि साहब कि हाँ आपको शंकराचार्य के हिसाब से, क्योंकि वहाँ कोई नहीं है तो इनको ही मान लेते हैं। ये तो है नहीं। प्रधानमंत्री ने भी पाँव छू के आशीर्वाद ले लिया। इन्होंने माला भी पहनाया प्रधानमंत्री को। हाँ, क्या वो आप अब शायद अंबानी के यहाँ शादी में शायद गए थे, तब की बात है ना ये? हाँ, जी हाँ। हम्म। अब 3 शंकराचार्य के साथ चौथा एक बैठ रहा है, तो लोग या सरकार मान ही लेते हैं कि चल भाई यही है, तू ही सही, तुम ही सही। अच्छा, बाकी जो 3 है वो निर्विवाद है। निश्चलानंद जी इसलिए नाराज रहते हैं कि एक कोई वो है एक, और उनके पैरेलल जो है वो चलाते रहते हैं, उनको कुछ बीजेपी वाले जो है वो एंटरटेन करते हैं, तो इसलिए वो रुष्ट रहते हैं। लेकिन बाकी जो 3 है वो निर्विवाद है। स्वामी निश्चलानंद जी, स्वामी सदानंद जी और स्वामी भारती तीर्थ जी, वो तो तीनों निर्विवाद है। नहीं, तो जो वहाँ वाले कौन है, कांची कोटी पीठम वाले? कांची वाले तो वो स्वामी विजेंद्र सरस्वती है। हाँ, चंद्रशेखर जी का तो जो थे सरस्वती, वो तो शायद ब्रह्मलीन हो गए, वो अब नहीं ब्रह्मलीन रहे। हुआ। तो ये इनके झगड़े का कारण है। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश जी यदि कमेंट करें तब बड़ा विचित्र लगता है। क्या कहेंगे आप वीरेंद्र जी? किस बारे में? ये आपके महाकुंभ के बारे में? महाकुंभ के बारे में सर, लेट अस होप कि राहुल गांधी जो है, तो वो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण हैं। हम और वो मुंडू पहन के, जनेऊ पहन के, तिलक लगा करके वो अवश्य ही कुंभ मेले में आएंगे, और हाँ हमें ये आएंगे। अच्छा तो जूना अखाड़े में जाना चाहिए उनको। वो तो दत्तात्रेय भगवान के परम शिष्य तो जूना अखाड़ा वाले ही हैं। हाँ, तो स्वामी अवधेशानंद जी भी जो है काफी बलिष्ठ हैं, और वो हर तरीके से सम्मान करना जानते हैं। अच्छा। इतनी इतनी हिम्मत वो करेंगे नहीं वहां जाने की, स्वामी अवधेशानंद जी की है। तो लेट अस होप कि वो जो है माघ मेला, वो जो माघ पूर्णिमा का जो स्नान है उसके पहले वो जाएंगे, और जो इनका अभियान चल रहा है, रामायण से उनको परेशानी है, और उनको मनुस्मृति को वो लोकसभा में लहरा ही चुके हैं राहुल गांधी। अब देखते हैं वो क्या लहराते हैं, या प्रयागराज वो आते भी है कि नहीं आते हैं, और और जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए थे वो काम वो करना चाहते हैं। अंग्रेजों ने भी 1931 तक ही सेंसस किया था जाति के आधार पर, और जितना वो जहर के जो पौधे बो गए हैं, जो फॉल्ट लाइन वो क्रिएट कर गए हैं, वो आज तक हम लोग झेल रहे हैं।
मुझे बड़ी हैरानी होती है, यूपी पिछड़ा वर्ग आयोग 1994 में बना था और आज भी कम से कम 500 अर्जियां वहां पेंडिंग हैं उन जातियों की जो चाहती हैं कि हमको पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाए। कि भाई नई जातियां कहाँ उभरती हैं? ये जातियां ये जातियों की क्या खेती वेती हो रही है? ये कहाँ से पैदा हो रही हैं? तो ये अद्भुत चीज हो रही है भारत में। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी जो है कई हजार एप्लीकेशन लगी है। और जो अरुण शौरी की किताब है बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स, उसमें विस्तार से सब इस सब का ब्यौरा दिया हुआ है कि कैसे जातियों का मैन्युफैक्चरिंग हुआ है भारत में और आज भी हो रहा है। और राहुल गांधी जो है इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जाति जनगणना के जरिए और शायद तेज करना चाहते हैं। तो अगर उनको जाति जनगणना को खाद पानी देना है तो क्या करेंगे अयोध्या आकर के प्रयागराज? अब नीतीश कुमार ने, अखिलेश जी ने तो उसको छोड़ दिया है, जातीय जनगणना की तो वो बात ही नहीं करते हैं। अब वो करेंगे भी कैसे? हमने तो यादवों से पूछ रखा है कि यार वो जो राव बलबीर सिंह कहा करते थे कि हम क्षत्रिय हैं, उसके बारे में क्या विचार है बताओ? उन्होंने तो पूरा आंदोलन चलाया था, उसी के चक्कर में तो अंग्रेजों ने जातीय जनगणना बंद कर दी, क्योंकि बड़ा मिलिटेंट आंदोलन हो गया था वो। साहब हमको आपने शूद्रों में डाल दिया, हम क्षत्रिय हैं। वो कहते हैं ना, किसी चीज को अगर खत्म आप नहीं कर सकते हैं तो बर्बाद कर दीजिए। तो मुझे तो लगता है ये जो जातियां उग के आ रही है तो सही ही है भाई। ये ओबीसी SC ST में आने के लिए आए भाई, लड़े भाई, खत्म अरे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों और ठाकुरों की कई जातियां ओबीसी हो गई हैं, आपको पता है कि नहीं? कल्याण सिंह की जो जाति है, वो जो लोधी ये बोलते हैं, वो भी क्षत्रिय में आते हैं, लेकिन वो ओबीसी में आते हैं। जो टाइगर राजा सिंह भी हमारे सीतापुर के जो कांग्रेस सांसद है राठौर साहब, वो कहते हैं मैं तेली हूँ, मैं बैकवर्ड हूँ। कल वो गिरफ्तार हो गए रेप के आरोप। अच्छा, बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में से उठा के ले गई है पुलिस उनको। हाँ। और वो उनका बड़ा सुंदर ऑडियो एक वायरल हुआ है जिसमें वो महिला से बात भी कर रहे हैं। वो बोल रही है कि आपने तो बोला था कि बीवी को अपनी छोड़ दीजिएगा, फिर ये बोल रहे हैं कि नहीं उसको छोड़ने की बात नहीं हुई थी, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ जरूर करूंगा। ये कथित ऑडियो जो है वो वायरल हो रहा है। ये तो प्रियंका गांधी के अत्यंत प्रिय सांसद है वो। प्रियंका गांधी जी अब लड़की हो, लड़ सकती हो, नहीं कह रही हैं। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, वीरेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद, अनुपम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।